हाँ भाई, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक नया टॉपिक चालू कर लेते हैं रिवीजन का, और टॉपिक का नाम टेक ओवर। जनरली देखा जाए तो ये चैप्टर वो है जो ज्यादातर स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं। अब रीजन चाहे कुछ भी आप कहो, इसकी लैंग्वेज टफ है, इसकी केस स्टडीज बड़ी आती है, या सुनने में भी आता है कि ऐसे ऐसे वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है। कोशिश करते हैं कि इसके जितने मेन 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 टॉपिक्स हो सकते हैं उनको रिकॉल करें। आज के आज इसका रिकॉल करके हाथों हाथ इसका स्कैनर सॉल्व करो, आप चेक करो आपको स्कैनर में क्या क्या दिक्कत आ रही है। जो दिक्कत आए आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, अकॉर्डिंगली हाथों हाथ उसको डील कर लेंगे। स्टार्ट कर लेते, कल जाते जाते इसका ओवरव्यू दे दिया था मैंने, यहां से स्टार्ट कर ले। ये रहा SAST रेगुलेशन बर्ड आई व्यू। मतलब SAST रेगुलेशन में क्या क्या चीजें शामिल है। पहली चीज ध्यान से देखें, ट्रिगर ऑफ ओपन ऑफर। अब जल्दी से मुझे याद करके बता दो, ओपन ऑफर ट्रिगर कब होता था? पूरा बोलो, पूरा 25%। जब वोटिंग राइट्स आ जाए 25% शेयर्स पे ट्रिगर नहीं होता। जब आपने इतने शेयर्स ले लिए जिससे आपको कितना वोटिंग पावर मिल जाए, 25%। साथ ही साथ बताएंगे फिर जब ओपन ऑफर लाना है तो उसका प्रोसेस क्या है। आपकी इच्छा है, आप वॉलंटरी ऑफर लाना चाह रहे हो तो वॉलंटरी ऑफर की कंडीशंस क्या है। कॉम्पिटिटिव ऑफर, ये क्या होता है? आप किसी कंपनी को लेने की प्लानिंग करते थे, मीनवाइल कोई दूसरा बंदा आ गया तो उससे कॉम्पीट करने के लिए भी आप ऑफर ले आए, उसे नाम दे दिया कॉम्पीटिंग ऑफर। एग्जेम्पशन, एग्जेम्पशन किस चीज से एग्जेम्पशन है यहाँ? ओपन ऑफर और पब्लिक अनाउंसमेंट। मतलब आपको तकरीबन 20-25 पॉइंट ऐसे मिलेंगे कि अगर आप इन पॉइंट्स पे फॉल हुए तो आपको कोई ओपन ऑफर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं लाना, और इन सबसे रिलेटेड छोटे छोटे डिस्क्लोजर। अब ध्यान से नीचे चालू कर लेते हैं। ये सब बेसिक डेफिनेशंस हैं, ये सब बेसिक डेफिनेशन है। एक बार आप एक्विजिशन का मतलब पढ़ लो ध्यान से। एक्विजिशन मींस डायरेक्टली इनडायरेक्टली अक्वायरिंग, अग्रीइंग टू अक्वायर शेयर्स और वोटिंग राइट और कंट्रोल ओवर अ टारगेट कंपनी। नीचे कंट्रोल की डेफिनेशन स्टार मार्क के साथ एक बार ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। कंट्रोल इंक्लूड राइट टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर और टू कंट्रोल द मैनेजमेंट पॉलिसी डिसीजन एक्सरसाइजेबल बाय अ पर्सन और person acting individually or in concert, directly or indirectly, including by virtue of its shareholding, management rights, shareholder agreement, voting agreements, or in any other manner. However, ध्यान से पढ़ो लाइन क्या है। यार सीधी सीधी ये बात है, आप ओहदे पे हो ना, तो ओहदे पे ये पावर्स भी साथ में है। मतलब इफ यू जस्ट होल्डिंग अ पोजीशन ऑफ अ डायरेक्टर, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आप कंट्रोल कर रहे हो। केवल वहां बैठने से हम कंट्रोल नहीं मानेंगे। कंट्रोल हम जब मानेंगे जब या तो आप पॉलिसी डिसीजन, मैनेजमेंट राइट्स, नहीं तो डायरेक्टर्स को अपॉइंट या रिमूव करने की पावर आपके पास है। केवल वहां पोजीशन पे होने से, केवल उस पोजीशन पे होने से ये नहीं कहा जा सकता कि आपके हाथ में क्या है, कंट्रोल। सिंपल एक बात है, जैसे मेरे ऑफिस में मेरी कुर्सी पे कोई भी बैठ जाए, तो क्या बैठने से उसे कंट्रोल मिल गया? या बैठने के साथ उसे पावर्स भी मिले? बात समझ में आ गई है? ध्यान से स्टार मार्क के साथ ये पढ़ लो, इसके ऊपर 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है। आप मानो 5-7 अटेम्प्ट्स में कभी कभी क्या होगा, आपको पूरा डेटा दे देंगे, आपको एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी। अब डाउट ये आता है सबसे पहले, एंटरप्राइज वैल्यू का मतलब क्या है? ये तो फॉर्मूला है, क्योंकि क्या मतलब है एंटरप्राइज वैल्यू का? आप बात नहीं समझे। मैं ये नहीं पूछ रहा कि फॉर्मूला क्या है, इसका मतलब क्या है। मतलब अगर सामने वाली कंपनी को मैं लेना चाहूँ ना, तो मैं मान रहा हूँ उस एंटरप्राइज की एज ऑन डेट अभी वैल्यू ये बनती है। अब वैल्यू का फॉर्मूला दे रखा है नीचे, ध्यान से देख लो, ये रहा। मार्केट कैपिटलाइजेशन, जितना उसके ऊपर डेट है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रेफर्ड शेयर, और लेस क्या कर लो, टोटल कैश और कैश इक्विवेलेंट। मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब टोटल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस। आपको याद होगा रेगुलर क्लास में इसका क्वेश्चन भी करा हुआ है अपन ने, आपको दिया भी था, और बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है, सारे फिगर्स दे रखे हैं। आपको कुछ नहीं करना, केवल फिगर को डालना है और एंटरप्राइज वैल्यू निकालनी। ध्यान रखना, मार्केट कैपिटलाइजेशन, डेट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट, प्रेफर्ड शेयर, ये सब ऐड होंगे। लेस क्या हो गया, जो कैश या कैश इक्विवेलेंट है। नीचे ध्यान से देखें, फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड कब माना जाएगा, परसेंटेज याद कर लो। मतलब अगर पूरे साल में जो ट्रेडिंग हो रही है वो कम से कम कितनी है, टोटल लिस्टेड शेयर्स का कम से कम 10%। लेकिन अगर पूरे साल आपकी कंपनी की कैपिटल आइडेंटिकल नहीं है ना, तो फिर शेयर्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, वेटेड एवरेज। याद हो अगर ये बात, वेटेड एवरेज, 3 महीने के लिए आपकी कैपिटल 10 लाख थी, फिर 6 महीने आपकी कैपिटल 15 लाख हुई, फिर लास्ट के 3 महीने के लिए आपकी कैपिटल 18 लाख हो गई। ये हुआ क्या, जितने जितने महीने जो जो कैपिटल रही उसके हिसाब से हमने इसका क्या निकाल लिया, वेटेड एवरेज। डन है यहां तक ये?
मैक्सिमम नॉन परमिसिबल पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होगी, कितनी होगी, लिख देना ये बात। डन है यहां तक? ये बेसिक बेसिक डेफिनेशंस है। इमीडिएट रिलेटिव आसान है, ऑफर पीरियड सिंपल। ये देखें, पीएसी कौन है? जो उसका साथ देता है। मेरे को भी वो कंपनी लेनी है, तुम्हें भी वो कंपनी लेनी है, तू भी अकेला नहीं ले पाएगा, मैं भी अकेला नहीं ले पाऊंगा, अपना टारगेट सेम है। एक काम करते हैं, मिलके ले लेते हैं। एक कॉमन बात, फॉर्मल अग्रीमेंट तो चाहिए ना दोनों में, या इनफॉर्मल भी हो सकता है। तो हम नीचे पढ़ेंगे, कुछ पीएसीज होते हैं और कुछ डीम्ड पीएसीज होते हैं। डीम्ड पीएसी मतलब हम पूछ नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं कि आप पीएसी हो, आप पीएसी हो। क्लियर है कहानी? हम नीचे पीएसी की डेफिनेशन देख लो एक बार। पर्सन विद अ कॉमन ऑब्जेक्टिव और पर्पस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर, वोटिंग राइट, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर टारगेट कंपनी। अब ध्यान से पढ़ना क्या है, परसुएंट टू एन अग्रीमेंट और अंडरस्टैंडिंग। अब चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल हो, मतलब आपने और मैंने एक चीज ठान ली कि अपन को सामने वाली कंपनी का कंट्रोल लेना है। अब ये बात चाहे अपन राइटिंग में करें, चाहे अपनी अंडरस्टैंडिंग है, चाहे रिटर्न में है, चाहे ओरल है, से कोई कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकली होना फॉर्मल चाहिए, बट इसमें इनफॉर्मल भी अलाउड है। ये चीज समझ में आ रही है? नीचे देखो ध्यान से, वो तो सिंपल है, वो आप देख लो। विदाउट प्रीजुडाइज टू द जनरलिटी, मतलब जो जस्ट ऊपर पड़ा है जनरल बातें, उनसे छेड़छाड़ नहीं करते, वो वैसे ही है। द पर्सन फॉलोइंग विद इन द कैटेगरी शैल बी डीम्ड टू बी पीएसी, शैल बी डीम्ड टू बी पीएसी विद अदर विद इन द सेम कैटेगरी। क्या लिखा है इसके बाद? क्या मतलब हुआ? अगर आप ये साबित कर पाए ना कि आप पीएसी नहीं हो, तो नहीं हो। अदरवाइज हम तो आपको मान रहे हैं कि आप डीम्ड पीएसी हो। देखो आसान बात ये, पीएसी क्या हुआ कि आपने और मैंने एक कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन टारगेट है, मिलके अपन ने काम कर लिया, ये पीएसी की डेफिनेशन। हम कह रहे हाँ, उन्हें तो हम पीएसी मान ही रहे। नीचे वाली लिस्ट में जितने नाम आ रहे हैं, इनको तो बेटा मान लो जैसे डीम्ड पीएसी है। डीम्ड पीएसी मतलब इनसे पूछा नहीं जा रहा, इनको बताया जा रहा है कि आप पीएसी हो। अगर पीएसी ये नहीं है, अनलेस द कॉन्ट्ररी इज एस्टैब्लिश, मतलब अगर ये पीएसी नहीं है, इनको प्रूव करना पड़ेगा कि ये पीएसी नहीं थे। हम नाम पढ़ो जल्दी जल्दी, क्या है? मतलब कंपनी, कंपनी की होल्डिंग, सब्सिडरी। भैया रिलायंस को ये पता है जियो में क्या हो रहा है, जियो को ये पता है रिलायंस में क्या हो रहा है। हम तो मानते हैं एक दूसरे के लिए पीएसी का रोल प्ले कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट प्ले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, कंपनी, कंपनी आर्टिफिशियल या उसके डायरेक्टर, ये ऑटोमेटिकली पीएसी है। ऑटोमेटिकली मतलब मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप कंपनी एबीसी में हो और आप एबीसी के डायरेक्टर हो, तो आप एक दूसरे के लिए पीएसी हो, हम तो मान रहे हैं डीम्ड पीएसी हो आप। तीसरा मतलब फर्क एक बात का है, इन सबके डायरेक्टर तो आ ही गए, इसमें लिखा है एसोसिएट्स ऑफ सच डायरेक्टर। क्या मतलब हुआ? मतलब उनके साथ भी जो कनेक्टेड लोग हैं ना डायरेक्टर के साथ, वो भी डीम्ड पीएसी। पता है ये रेंज इतनी बड़ी बनाने का रीजन क्या है? हम मान सकते हैं कि अगर ऐसा है और ये लोग भी उस कंपनी के शेयर ले रहे हैं, बात समझो मेरी क्या है। मेरे को कंपनी ए लेनी है, मेरे पास ए कंपनी में 24% होल्डिंग आ गई। अब 1%, 2%, 3%, 2.5%, ये लोग अगर ले रहे हैं ना, तो मैं तो ये मान रहा हूं ये लोग मेरे लिए ऑटोमेटिकली डीम्ड पीएसी। नहीं समझे आप बात? मेरे को कौन सी कंपनी लेनी है? ए, सीधे सीधे 24% है। अब कुछ 3-4 लोग 1%, 2%, 2.5%, 3% ले रहे हैं। अब वो 1%, 2%, 3% लेने वाले कौन लोग हैं? ये नीचे वाले। अब इनसे मेरा कहीं ना कहीं डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कोई ना कोई कनेक्शन है। तो उस कनेक्शन के चलते हमने क्या बोल दिया, ये तो हमारे लिए कौन है? डीम्ड पीएसी है। मान नहीं रहे, पूछ नहीं रहे, हम तो बता रहे हैं है। आप नहीं हो पीएसी, आपने अपने हिसाब से शेयर लिए, आप प्रूव कर दो ये बात। डन है ये बात? इसके बाद नीचे मतलब कंपनी, कंपनी के प्रमोटर, उस प्रमोटर ग्रुप के लोग, इमीडिएट रिलेटिव, म्यूचुअल फंड, स्पॉन्सर, ट्रस्टी, ट्रस्टी कंपनी, एएमसी। अब मान लो मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी की कोई एएमसी भी है, मान ले तो मेरी कंपनी की कोई ट्रस्टी कंपनी भी है, हम तो मान रहे हैं ऑटोमेटिकली हमारे लिए डीम्ड पीएससी। मैंने शेयर नहीं लिए, इन लोगों ने लिए, और इनका मेरे से कनेक्शन है, तो आप तो मान लो ऑटोमेटिकली डीम्ड पीएससी हैं। सीआईएस, ये सब नाम पड़े हुए, म्यूचुअल फंड, सीआईएस। अगर सीआईएस है, नेक्स्ट नाम वेंचर कैपिटल फंड, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड। अगर याद हो ना आपको, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल, उसके 3 पार्ट,
म्यूचुअल फंड, AIF, CIS। AIF का ही पार्ट होता था वेंचर कैपिटल। मर्चेंट बैंकर एंड इट्स क्लाइंट हु इज एन अक्वायर। मतलब मान लेता हूँ अभी रिसेंट एक IPO आया था इरेडा करके, IREDA, जिसकी लिस्टिंग भी आज, उसका मर्चेंट बैंकर मैं था। अब उसका मर्चेंट बैंकर अगर मैं हूं और मेरे पास उस कंपनी के शेयर हैं, तो आप मान लो मैं तो डीम्ड PSC हूं किसी के लिए। पोर्टफोलियो मैनेजर, क्लाइंट, बैंक्स, फाइनेंशियल एडवाइजर, ब्रोकर, बेटा ये इतने सारे नाम है, सारे तो कभी भी याद नहीं होने। आप मान के चलना 12-15 नाम होंगे, 13 नाम है। अब इन 13 में से मौके पे अगर आपको 7-8 नाम भी याद आ जाते हैं ना, और ये 3-4 नंबर में टॉपिक आ जाए, आपको 2-3 तो मिल ही जाएंगे। और ये कॉमन कॉमन शॉर्ट नोट आता रहता है एग्जाम में कि डीम्ड PSC उसका शॉर्ट नोट 3 या 4 नंबर में। लास्ट को इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ म्यूचुअल फंड कंपनी। क्रक्स ऑफ द पॉइंट क्या है, इन लोगों का किससे कनेक्शन है? एक्वायरर से। और अगर एक्वायरर से कनेक्शन है और ये लोगों के पास भी उसी कंपनी के शेयर है जिसको मैं लेना चाह रहा हूं, फिर मेरी बात सुनना ध्यान से, इन लोगों का किससे कनेक्शन है? एक्वायरर से। एक्वायरर जिस कंपनी को टेक ओवर करना चाह रहा है, इनके पास भी उसी कंपनी के किसी का 1, किसी का 2% शेयर्स। तो हमने सीधी सीधी बात क्या कही, चलो आपने रिटर्न अग्रीमेंट इनके साथ नहीं करा ना, इनफॉर्मल है, हम तो इन सबको सालों को कहां डाल रहे हैं? डीम्ड PSC, क्योंकि आपका इनसे कनेक्शन है। अब ये कह रहे नहीं हमने उस कनेक्शन के चलते नहीं लिया, आपको ये बात क्या करनी पड़ेगी? प्रूव। यहां तक ले रहे, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पढ़ो, काम का है। हाँ, पढ़ के समझाओ, या पढ़ा भी था अपन ने उस टाइम। कुछ याद हो अगर ये बात? मतलब हाँ, तो ऊपर तो पढ़ा ना अपन ने, है PSC। अच्छा, PSC बनने के लिए पहली बात देखो, PSC बनने के लिए कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो डीम्ड PSC में भी यही होगा। है तो बात PSC की ना। यहां तो हम कह रहे हैं आप हो, यहां तो हम कह रहे हैं हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम आपको बता रहे हैं कि आप हो। मेरा क्रक्स क्या है, आपका कोई ना कोई कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? केवल आप होल्डिंग, मैं सब्सिडरी आप होल्डिंग, ये कह के आप डीम्ड PSC मत मानो। आपका और मेरा कोई ना कोई कॉमन ऑब्जेक्ट भी होना चाहिए। अगर कॉमन ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर PSC नहीं मानना है। ये लास्ट लाइन फिर से पढ़ो। बट द मेयर फैक्ट that two companies are in the relationship of a holding company and subsidiary company without anything else is not sufficient to comprise PSC. Something more is required to comprise PSC than the mere relationship of, और something more is required मतलब क्या चाहिए यहाँ पे? कोई कॉमन ऑब्जेक्ट। इसके ऊपर बेटा केस स्टडी बन सकती है, वहां पे पूरी उम्मीद है केस स्टडी आने की। चेक कर लो एक बार आराम से। यहां तक अगर कोई भी दिक्कत है चले आगे। ये सिंपल डेफिनेशंस है। अब आ जाओ यहाँ, ट्रिगर पॉइंट। लैंग्वेज पढ़ो वापस से, लैंग्वेज पढ़ो वापस से। और है ना, एक मिनट, अपन कोशिश करते हैं ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इनकी पूरी पूरी लैंग्वेज पढ़ते हुए चले, ताकि कोशिश करो याद करने की। एन अक्वायरर along with PAC, if any। आप पता क्या है, जब वहां लिखोगे ये एक एक चीज का मतलब है वहां पे। अगर आपने केवल ये लिख दिया अक्वायरर along with PAC, if any नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये PAC तो हमेशा ही होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? अक्वायरर along with PAC if any। क्या जरूरी है PAC होगा ही होगा? इसलिए वहां पे लिखा है if any, who intends to acquire share which along with his existing shareholding would entitle him to exercise। अब यहाँ पे शेयर नहीं लिखे मैंने, नहीं तो मेरे PAC अगर कोई है, उन्होंने मिलके हमारी पुरानी शेयर होल्डिंग, आज वाली शेयर होल्डिंग सब मिला लो ना अगर, तो हम तो मान रहे हैं अगर हमारे पास कितनी पावर आ जाए, 25% और मोर वोटिंग पावर आ जाए, तो हम तो मान रहे हैं पहला ट्रिगर हिट हो गया। मेरी और साथ में मेरे PAC अगर कोई है, उनकी पुरानी और आज वाली होल्डिंग अगर मिला लूं, तो उन पूरी होल्डिंग को मिलाने से हमें कितना परसेंट वोटिंग पावर मिल रहा है? 25%। अगर ऐसा है तो मान लेता हूं पहला ट्रिगर हिट हो गया। पहला ट्रिगर मतलब आप मान लो ऐसे ST के अंदर आप फॉलो करें,
आप कहाँ फॉल हो गए? SC/ST रेगुलेशन। बट कब होंगे? जब आपको कितना वोटिंग पावर मिल जाए? 25% या उससे ज्यादा वोटिंग पावर। क्या ये पॉसिबल है? शेयर तो है 40%, वोटिंग राइट है 23%, मतलब शेयर्स हुए 40% आपके पास, बट वोटिंग राइट है मान लो 20%। क्या ट्रिगर हिट हुआ क्या? बात समझ में आ रही है? शेयर्स हो गए 40% और वोटिंग राइट हो गए 25%। तो जिस दिन 25% है उससे ज्यादा शेयर ले रहे हो तो ट्रिगर हिट नहीं हो रहा। जिस दिन इतने शेयर आ गए, कितने शेयर आ गए जिससे वोटिंग पावर 25 आ गई, उस दिन ट्रिगर हिट होगा। क्योंकि जब हमें कंट्रोल वर्ड पे जाना है तो कंट्रोल तो बेटा वोटिंग से ही आएगा। केवल पैसा लगाने से नहीं आएगा, आपको वोटिंग से मिलेगा। मान लो आपके पास कंपनी के डीवीआर पड़े, तो डीवीआर में तो जनरली इतना वोटिंग ही नहीं आता। अब आपको मेरे पास तो इतने डीवीआर है, क्या करूं उतने डीवीआर का? उतने डीवीआर से क्या इतना वोटिंग राइट है क्या? क्लियर है ये चीज? आगे ध्यान से देखें। कैन अक्वायर सच एडिशनल शेयर ओनली आफ्टर मेकिंग अ पब्लिक अनाउंसमेंट टू अक्वायर। कुछ याद आ रही हो अगर ये बात? हो गया ट्रिगर। अब आप एडिशनल शेयर लो, हम मना नहीं करते, लेकिन कितने लो? कम से नहीं, पूरा पढ़ो, कम से कम 26%। अच्छा, मैं 26% का ओपन ऑफर लाया, तो इसका क्या मतलब है? 26% मिलेंगे ही मिलेंगे। बात समझ में आ रही? अच्छा, मुझे मैंडेटरी ओपन ऑफर लाना है, मतलब क्या हुआ? जिस दिन 25% वोटिंग राइट आ गया, अब मैं कह रहा हूँ आपको और एडिशनल शेयर लेने हैं तो आप मिनिमम 26 लो, मिनिमम 26 लो, तो ओपन ऑफर पब्लिक अनाउंसमेंट लाना ही पड़ेगा। कोई दूसरा तरीका जहाँ ओपन ऑफर पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं लाना? मत लाओ ना 26 का, आप सालाना 5-5% का ले आओ। हम कह रहे ओपन ऑफर लाना है तो आपको कम से कम सीधे फिर 26% लाना ही पड़ेगा। आप पे ऑब्लिगेशन आ गई कि अब आपको एडिशनल शेयर लो, आप एडिशनल शेयर लो, ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। और हर रेगुलेशन अलग अलग है, ध्यान से चलना है। 25 हिट हुआ, अब आपको अगर शेयर लेना है आपको ओपन ऑफर लाना है, लेकिन फिर ओपन ऑफर कितने का आएगा? 26 का। ये पहली रेगुलेशन खत्म। इसे आप जब प्रोफेशनल में डिटेल में पढ़ोगे, रेगुलेशन 3(1) है ये, और हर रेगुलेशन खत्म फिर दूसरी चालू हो जाती। मतलब आप पहली को दूसरी में, दूसरी को पहले में, तीसरे को दूसरे में मिक्स नहीं कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट सिंपल अपना क्या बना? 25% वोटिंग राइट आ गया, ट्रिगर हिट हो गया, एडिशनल शेयर लेने ना तो 26% का ओपन ऑफर लाओगे तो ही लेना। रेगुलेशन 3(1) खत्म। अब 2 में इसे मिक्स मत करना, अब 2 में इसे मिक्स नहीं करना। हाँ। ये पढ़ो ध्यान से, कुछ याद आ रही हो ये बात? अगर क्या था ये? लैंग्वेज क्या बनी? 25% पहले से है, अब मुझे आने वाले साल में और एडिशनल शेयर लेने हैं जिनसे मुझे अगर 5% से ज्यादा वोटिंग राइट मिल रहा है तो ओपन ऑफर पब्लिक अनाउंसमेंट आएगा। तो उसको सीधा कर लो, कब नहीं लाना? आने वाले साल में मैं कितने शेयर ले रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे अप टू 5 ही अगर वोटिंग राइट मिल रहा है ना तो मुझे ओपन ऑफर नहीं लाना। एक बार लैंग्वेज पढ़ के देख लो, कोई दिक्कत है क्या? ये क्या 10 नंबर में तो आता आता है, जैसे लास्ट टाइम भी कहीं ना कहीं इस पे क्वेश्चन आए थे, 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में थे। ये कभी कभी, अगर मैं ओल्ड सिलेबस की बात करूँ, वहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं 8 और 7 के। एक क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का 2 पार्ट में, एक 8 नंबर का आता है, एक 7 नंबर का आता है। या तो 8 नहीं तो 7, इनमें से एक माना जाता है कि SC/ST में से बनता है। वो बड़ा सा एक पैसेज आपको दे देंगे, आपको पैसेज को पढ़ना है, और आपको ध्यान से पढ़ते पढ़ते ही देखना है कि ओपन ऑफर ट्रिगर हो रहा है, क्या वॉलेंट्री ओपन ऑफर का है, इसका है, रेगुलेशन 10 का है। अब मैं ये कह रहा हूँ अगर इसका कोई भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए ना, गलती से भी गलती मत करना ऊपर से पढ़ने की। आप नीचे से सब पार्ट पढ़ो पहले क्या है। आप जैसे सब पार्ट पढ़ोगे ना, आपको हिंट मिल जाएगी ये रेगुलेशन 10 का है, ये रेगुलेशन कौन सी का है। जैसे ही रेगुलेशन पता चल गई ना तो आंसर जल्दी से फ्रेम हो जाएगा। आप ऊपर से नीचे आ जाओगे ना तो क्वेश्चन समझ में आएगा और टाइम ज्यादा लग जाएगा। डन है ये चीज? ये एग्जाम्पल चेक कर लो, कोई दिक्कत हो अगर। चलो। ये उसी को वापस से उन्होंने समअप कर लिया एक फ्लो चार्ट बना के। ओपन ऑफर को भी डिवाइड कर लेते हैं, देखो सामने। एक तो बना दो मैंडेटरी,
एक बना दो वॉलेंट्री ऑफर। मैंडेटरी ऑफर इन ओपन ऑफर में शेयर ले रहे हो, कंट्रोल ले रहे हो, नहीं तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन। अगर याद आ रही हो ये बात, इनडायरेक्ट एक्विजिशन क्या होता था? आप कुछ इस तरीके से काम करना चाह रहे थे कि पब्लिक अनाउंसमेंट ओपन ऑफर से बच जाओ। इस तरीके से काम करते थे कि पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं लाना पड़े, ओपन ऑफर नहीं लाना पड़े। बट आपने कर कुछ ऐसे लिया कि आपको लगा कि वो इनडायरेक्ट था, बट वो डीम डायरेक्ट एक्विजिशन हो गया। अब नीचे देखो ध्यान से, लैंग्वेज पढ़ के देखो। मेरे पढ़ने से नहीं होगा बेटा, आप लोगों को ही पढ़ना पड़ेगा ये। सेकंड पैरा देखो, रेगुलेशन 3 ऑफ द सेबी टेकओवर प्रोवाइड एक्वायरर टू गिव एन ओपन ऑफर टू द शेयर होल्डर ऑफ द टारगेट कंपनी on the acquisition of share voting right, entitling the acquirer along with PAC with him to exercise। तो इतने शेयर जब आप ले रहे हो जिससे 25% आ रहा है, तो आपको ओपन ऑफर तो लाना ही पड़ेगा। फर्दर एनी एक्वायरर हु होल्ड शेयर बिटवीन 25 से 75 together with PAC can acquire 5% as creeping without giving an open offer to the shareholder of the target company up to a maximum of 75। ओपन ऑफर से बचना है ना, तो साला ना 5 लेते चलो। ओपन ऑफर से नहीं बचना तो सारा एक साथ लेके आ दो 26 का, काम खत्म करवा। ये राइट साइड वाला बॉक्स आप कट कर दो, कुछ काम का नहीं। ये उस टाइम ही बता दिया था। ये कोरोना लॉकडाउन में कुछ थ्रेशोल्ड इन्होंने बढ़ा दिए थे, 5 को 10 कर लिया था, तो वो था 21 का, तो 20-21 खत्म हो चुका, तो इस बॉक्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। न्यू सिलेबस में हो सकता है कोई वन लाइनर बना के पूछ ले कि कोरोना लॉकडाउन मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्रीपिंग एक्विजिशन की लिमिट को 5 से बढ़ा के कितना किया था, तो उन्होंने उस टाइम 5 से बढ़ा के इसको कितना किया था, 10। ये वन टाइम एग्जाम्शन का मतलब ये कि उस साल के लिए मिली थी। हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं था कोरोना लॉकडाउन में, तो हमने सीधे सीधे 5 को 10 कर लिया उस साल के लिए। ये याद आ रहा हो? मैंने 8% लिया, फिर 3% बेचा, फिर 1% बेचा, और लास्ट में 1% और बेचा, नेट कितना बचा? तो क्या ये नेटिंग ऑफ करना अलाउड है क्या? द डे द डे इन अ ईयर जिस भी दिन 5% एक्सीड हो रहा है ना, आपको इसी दिन क्या लाना पड़ेगा? अब मेरी एक सवाल है छोटा, ओपन ऑफर कितने का लाना होगा? जब आपके ऊपर मैंडेटरी ओपन ऑफर की ऑब्लिगेशन आ जाएगी, तो आपको ओपन ऑफर कितने का लाना पड़ेगा? 26 का। आप समझ ही नहीं रहे बात। जब आप इस स्लैब में आ गए ना, तो आपको मैंडेटरी ओपन ऑफर की ऑब्लिगेशन में आ जाएगा, वो 26 का लाना पड़ेगा। आप कंपनी टेक ओवर करने तो चाह रहे हो, SST में क्यों कूदे थे? कंपनी टेक ओवर करने के लिए। मैं नहीं चाह रहा कि इस साल में एक साथ ले लूँ, तो उस साल मैंने केवल इतना ही लिया था, लेकिन जैसे ही 5 से एक्सीड होगा, तो एक्सीड होते ही हमें क्या करना पड़ेगा? ओपन ऑफर। अब एक बात याद करो, अगर याद आ रही हो किसी को, सामने देखो, अक्वायरर और PAC 22% और 2%। अभी कोई ट्रिगर हिट हुआ क्या? अगले साल इसने 1% और ले लिया, और इसने भी 1% और ले लिया, क्या कोई ट्रिगर हिट हुआ? हाँ, क्योंकि अब टोटल कितना हो गया? 23 + 3 26। लाओ ओपन ऑफर है। अब मेरा अगला सवाल, आपको अगले साल 5% होल्डिंग और लेनी है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आप 5% होल्डिंग और लेना चाह रहे हो। ऐसा तरीका बताओ कि ओपन ऑफर लाने से बच जाओ। अरे ऐसा तरीका बताओ ओपन ऑफर लाने से बच जाओ। और ये जवाब ऐसा मत दो कि ऐसा लगे कि तुमने पहली बार पढ़ा है ये। हम्म मुझे अगले साल 5% लेना है। सुनो 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 सुनो, अक्वायरर PAC का मिला के 26 हो गया है, सालाना आप 5 तो ले ही सकते हो बिना ओपन ऑफर के। वर्षा का आंसर आ गया सर, PAC ले लेगा ना, इंडिविजुअल ट्रिगर हिट नहीं होगा PAC के। आप तो सीधे 5 इसको दिलवा दो ना, क्या दिक्कत आ रही है? सीधे 5 इसको दिलवा दो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो, सीधे 5 इसको दिलवा दो, आपकी होल्डिंग भी 31 हो गई, क्रीपिंग एक्विजिशन भी हो गया, ओपन ऑफर भी नहीं है। सर अगर सीधे 5 ये ले ले तो इसकी इंडिविजुअल लिमिट हिट हो गई, मतलब इसका इंडिविजुअल ट्रिगर हिट हो गया।
याद नहीं है ये बात? ये सब समझाई हुई क्लास में। और मैं फिर बोल रहा हूँ, टेक ओवर में बेटा लैंग्वेज हाँ याद करनी जरूरी है, बट मैं कह रहा हूँ 1% याद ना हो ना, इतना समझ लो कि जब वो पैसेज पढ़ो ना, आप टॉपिक पहचान लो हार्डली क्या है। और मेरे पे इतना सा ट्रस्ट होगा, मैं आपको बोल रहा हूँ टेक ओवर वाले क्वेश्चन ज्यादातर बच्चे छोड़ देते हैं एग्जाम में, उनके समझ ही नहीं आता। और 1% अगर अपन ने क्लिक कर लिया और अपन लिखा है ना वहाँ पे, लिखने से मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा एग्जाम दिए बाद, रिसेंट एग्जाम्स दिए बाद, क्या ऐसा सिनेरियो है, क्या ऐसा लगता है क्या कि कुछ ऐसे क्वेश्चन जो लग रहा है कि दुनिया छोड़ती, और लोग अगर अटेम्प्ट कर ले तो मार्क्स तो आते? अभी मैंने कंपनी लॉ की कॉपी चेक करी, शायद ईशा या पता नहीं किसकी थी, 56 से 58 वाली। अब उसने आंसर लिखे, मैंने बाकियों की कॉपी अभी चेक करी, इसने आंसर लिखे, इसने आंसर, ऑटोमेटिकली मार्क्स मिले हैं सब में। इवन गलत होने के बाद भी मार्क्स मिले हैं, गलत मतलब ऑलमोस्ट पूरा सही नहीं था, बट दूसरी कॉपी में नहीं मिले ना, उसमें मिले। कि बाकी कॉपियों में ऐसे क्वेश्चन जनरली अटेम्प्ट ही नहीं होते। तो जब ये टेक ओवर का क्वेश्चन है 7 नंबर को, इतना बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा, ये देखते ही आधे लोग तो वहीं छोड़ देते हैं, सवाल को करना ही नहीं। क्लियर है कहानी? कोशिश करो यार लाने की, नंबर लुटा तो सभी रहे। आप ये 10 नंबर खींचता है ना अगर वहां से, तो एग्रीगेट पे निकल जाओगे। और बात मान जाओ मेरी, टेक ओवर में 8-10 नंबर लोग लुटा रहे हैं अननेसेसरी आईसीडीआर टेक ओवर में। तो अगर ये 15-20 नंबर की फाइट है, आप सोच के देखो, म्यूचुअल फंड सब जने जैसे तैसे कर लेंगे, बायबैक कर लेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग कर लेंगे, पार्ट भी का भी रट्टा मार लेंगे। सेबी में 45-48 लोग ले आते हैं। अगर आपको 50-60 का टारगेट करना है, एग्रीगेट निकालने 2 ग्रुप या 1 ग्रुप, और ये 20 नंबर में से अगर आपके मार्क्स आ गए, तो आप वहां 15-20 नंबर ले आए जहां लोगों के ऑलमोस्ट जीरो आ रहे, एग्रीगेट निकालना आसान हो जाएगा। और आईसीडीआर टेक ओवर केवल जब ही होगा, आज मैं जितना करवा दूं मैंने करवा दिया, हाथों हाथ दिमाग। हाँ, यहां तक क्लियर है कहानी? आगे देखो ध्यान से, इंक्रीमेंटल सिंपल है, ये सिंपल है, यहां दो, ये पढ़े ध्यान से। Acquisition of share by any person such that individual shareholding of such person acquiring share exceed the stipulated threshold shall also be attracting the obligation to make an open offer for acquiring shares of the target company is respective of where there is a change in the aggregate shareholding with PAC. This क्या मतलब हुआ? इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग का मतलब, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल भी हिट हो रही है तो भी ओपन ऑफर लाना पड़ेगा। अरे यार ये इतने सारी ऑब्लिगेशन इन्होंने डाली क्यों? एसएसटी 2011 में नहीं, 2011 से पहले नहीं थी, 2011 के बाद इन्होंने ये सब डाल दिया। अब ये डाला तो इसका रीजन ये था कि हॉस्टाइल टेक ओवर रोकना था। अब हॉस्टाइल टेक ओवर रोकेंगे कैसे जब हर बात का सारा डिस्क्लोजर आ रहा है? तो टारगेट कंपनी को भी पता है, आप पहले से प्रिकॉटिव स्टेप्स ले सकते हो जो भी आपको लेने हैं। क्लियर है कहानी? दिस एंटायर रेगुलेशन शैल नॉट अप्लाई टू एक्विजिशन ऑफ शेयर और वोटिंग राइट। कुछ याद आ रही हुई बात? अगर मतलब अगर आप कोई भी शेयर ले रहे हो ना, आईसीडीआर की रेगुलेशन सब कंप्लाई करके, तो फिर जब वहां की कंप्लाई हो गई तो उसे फिर यहां मत डालो। आपने वो जो शेयर लिए, आपने टेक ओवर के हिसाब से नहीं, आईसीडीआर की जो अप्रोप्रिएट रेगुलेशन थे वो कंप्लाई करके लिए, और जब वो कंप्लाई करके लिए तो फिर यहाँ पे आपको फॉल नहीं होना। ये फिर से एक वन लाइनर आ गया। इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म के केस में ट्रिगर पॉइंट 25 नहीं होता, वहां पे 49% होता है। डन है कहानी? ये सिंपल है। यहाँ तो इनडायरेक्ट एक्विजिशन, कुछ लैंग्वेज याद आ रही है? Certain indirect acquisition are regarded as deemed direct acquisition if such indirect acquisition satisfy the following conditions such as, क्या था ये? Proportionate NAV of the target company as percentage of the consolidated NAV of the entity or business being acquired exceed 80%। ये अपन ने रेगुलर वाली क्लास में बहुत बहुत बार बोल बोल के याद करी, और ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेक ओवर का, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट। अब इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ एनएवी लिखा है ना, अगले में एनएवी की जगह सेल्स टर्नओवर और लास्ट में मार्केट क्या। एक बार फिर से रिपीट कर लो। एंटिटी बीइंग अक्वायर्ड एक्सीड्स 80%, मतलब आप ये कह सकते हो अप टू 80, अप टू 80 दिक्कत नहीं है। एक्सीड 80, एक्सीड 80, आप कह रहे हो इनडायरेक्ट, हम मान रहे हैं डीम डायरेक्ट। डीम डायरेक्ट मानने का मतलब, आप जो चीज से बचना चाह रहे थे ना, आप उसी में आ जाओगे हम।
आप जिस चीज से बचना चाह रहे हो आप उसी चीज में फॉल हो गए, उस चीज में फॉल हो गए मतलब ओपन ऑफर भी आएगा, पब्लिक अनाउंसमेंट भी आएगा। डन है यहां तक? ये पढ़ो ध्यान से, कुछ याद आ रही हो बात? चलो तुमसे एक फाइनल वाली बात कर लेता हूँ, अभी कल परसों ही पढ़ाई है। वॉलंटरी ओपन ऑफर की पहली कंडीशन क्या थी? कि पहला ट्रिगर हिट होना चाहिए, पहला ट्रिगर हिट होना चाहिए। क्या बिना ट्रिगर हिट हुए भी वॉलंटरी ऑफर आ सकता है क्या? वॉलंटरी ऑफर कितना परसेंट का आता है? लेकिन अगर ट्रिगर हिट नहीं हुआ फिर वॉलंटरी ऑफर लाना है तो कितना परसेंट का आएगा? अब दो जवाब। पहला पॉइंट ये था कि आपका फर्स्ट ट्रिगर हिट हो चुका है, आपका फर्स्ट ट्रिगर हिट हो चुका है, फर्स्ट ट्रिगर हिट हो चुका है मतलब तो हम कह रहे हैं जब 25 का हिट हो गया है तो आप तो सामने आओ, आके बता दो भैया हम लोग वॉलंटरी ऑफर लाना चाह रहे हैं, मैंडेटरी नहीं, वॉलंटरी ऑफर लाना चाह रहे हैं। और सीधे कितने का लाना चाह रहे हैं? 10% का। ये एक सिंपल बात है। मैं कह रहा हूं मेरी अभी होल्डिंग 25 से कम है और फिर मैं लाना चाह रहा हूँ वॉलंटरी ऑफर, तो कितना परसेंट का आएगा? 10 का आएगा, 10 का आएगा, 26 का आएगा, कितना आएगा? आप बात ही नहीं समझ रहे मेरी। मैं कह रहा हूँ वहां पे मिनिमम 10 आएगा, नॉर्मल मिनिमम 10 आता है। ये मिनिमम 10 कब आता है? तो 25 का ट्रिगर पहले हिट हो गया। अगर 25 का ट्रिगर हिट ही नहीं हुआ और फिर मैं वॉलंटरी ऑफर लाना चाह रहा हूँ तो कितने का आएगा? वो 26 का आएगा, वो 26 का आएगा। ये तुम्हारे इसमें नहीं लिखा हुआ, अभी कल परसों मैंने पीछे पढ़ाया फाइनल में, वहां पूरी टेबल बना रखी है इसकी। आप आ जाओ ना सामने यार, मैं लाना चाह रहा हूँ वॉलंटरी ऑफर। मैंडेटरी का एम्बेड तो आता था 25 पे, तो मैंडेटरी एम्बेड पे तो मैं वैसे भी नहीं हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैं लाना चाह रहा हूँ, तो मैंने कहा देख अगर ऐसा है और तू लाना चाह रहा है फिर 10 का नहीं मिनिमम 26 का आएगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हो 25%, अगर ये वाला एम्बेड है और वॉलंटरी ऑफर है तो 10%, लेकिन अगर 25 से कम है तो वॉलंटरी ऑफर कितने का आएगा? 26 का। चेक कर लो आराम से। अब एक बार याद करो, आपने लिखा भी था ये सारा, कुछ याद आ रही होगी बात? पहला पॉइंट पढ़ो, क्या है ये काली काली लाइन, क्या लिखा है? लैंग्वेज पढ़ो। An acquirer who together with PAC hold shares or voting right in a target company entitling him 25% or more but less than the maximum permissible non-public shareholding shall be entitled to voluntarily make a public announcement of an open offer for acquiring share in accordance with these regulations subject to their aggregate shareholding after completion of the open offer not exceeding। भैया लाओ 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 जितना लाना है लाओ, बट इतना मत लाओ कि 75 से ज्यादा हो जाए, क्योंकि 75 अगर एक्सीड हो गया तो कंपनी के लिस्टेड रहने पे सवाल उठ जाना। क्योंकि लिस्टेड रहने के लिए पब्लिक के हाथ में कम से कम कितना होना जरूरी है? 25। आपको जितना लेना है लो, हम मना नहीं करते, बट इतना मत लेना कि आपकी एग्रीगेट होल्डिंग बाद में 75 से ज्यादा हो जाए। डन है ये बात? Therefore, under voluntary open offer, the size of the open offer would be as such that minimum public shareholding shall be maintained even after acquisition of shares by the acquirer. And for the purpose, अगर 25 की हम यहाँ बात करते हैं तो आईजीपी के केस में कितना रीड करना है? 49। एक्विजिशन ऑफ शेयर, ये लाइन याद बताओ क्या थी? अपन ने लिखी भी थी इसकी जगह। आपने पिछले 52 वीक्स में कोई क्रीपिंग एक्विजिशन नहीं करा है। ये पॉइंट आपको ये कह रहा है बीते 52 हफ्तों में आपने इतने शेयर नहीं लिए जिनकी वजह से आप बच जाते ओपन ऑफर लाने से। ऐसा नहीं करा आपने, ऐसा नहीं करा मतलब 25 का ट्रिगर तो पहले हिट हो गया। पिछले साल तो हमने शेयर इतने लिए ही नहीं कि ओपन ऑफर से भी हम बच जाते, मतलब 52 हफ्तों में हमने कोई क्रीपिंग एक्विजिशन भी नहीं करा। आप नहीं समझ रहे मेरी बात। 21-22 में मैंने 25% ले लिया, मैं 23-24 में ये वाला पॉइंट लाना चाह रहा हूँ, तो 23-24 में मुझे क्या देखना पड़ेगा? कहीं 22-23 में मैंने अप टू 5% शेयर भी नहीं ली। आप लॉजिक लगाओ थोड़ा, लॉजिक लगाओ थोड़ा। अगर लास्ट ईयर 5 ले लिया होता तो इस साल 5 लेता तो भी तो 10 ही होता। बात समझ में आ रही है? लास्ट ईयर 5 ले लेता, इस साल 5 ले लेता तो भी तो 10 ही होता।
तो इससे अच्छा मैंने क्या बोला, लास्ट ईयर भी मैंने 5 नहीं लिया, तो इस साल एक काम करना, मैं वॉलेंट्री ऑफर सीधे एक साथ ही 10% का ले आता हूँ। इसीलिए तो आपको छूट हमने एग्जामेशन दी है यहाँ पे। आप नहीं समझे मेरी बात, यहाँ देखो 21-22 में आपकी होल्डिंग 25 थी, बट मैं कह रहा हूँ 22-23 के दो सिनेरियो होते, या तो आप अप टू 5 ले लेते, नहीं तो आप अप टू 5 नहीं लेते। हम कौन से केस में, आपने नहीं लिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप 23-24 में क्या लेके आ सकते हो, और वॉलेंट्री ऑफर सीधे ही कितने का ले आओ। अब मेरे को बताओ लॉजिक क्यों नहीं समझ में आ रहा है 10 का, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में। बेटा ऑनलाइन भी समझ में आ गया सबके, ये 10 की कहानी क्या बनी, क्यों हुआ 10, क्योंकि लास्ट ईयर भी बिना कुछ करे मैं 5 तो ले ही सकता था, इस साल भी 5 ले सकता था, तो मैंने लास्ट ईयर नहीं लिया, इस साल एक साथ 10 का लेके आ गया, इसीलिए तो यहाँ पे परसेंटेज 10 लिखा हुआ है। हाँ बोल। नहीं ले पाया मैं लास्ट ईयर, आप बहुत बड़ी हस्ती हो, आपको लास्ट ईयर आईफोन लेना था 14, किसी रीजन से नहीं ले पाए, इस साल ले लिया ना 15, क्या दिक्कत है। आप समझो कभी कभी होता है, उस साल कुछ करना था नहीं कर पाए, बिजनेस चला रहे हो भैया, उस टाइम इतनी फंडिंग नहीं अवेलेबल हो पाई, आपको जो इतना आसान लग रहा है सबको 5% तो ले सकता था वो आखिरी साल भी, कितना होता 5%। अगर बात करोगे रिलायंस की, रिलायंस का मार्केट क्या 20 लाख करोड़ का है, अब 20 लाख करोड़ का 5% कितना होगा, 20 लाख का नहीं, 20 लाख करोड़ का 5%, ले आओ आप 10,000 करोड़। आपको सर लास्ट ईयर 10,000 नहीं थे, इस साल 20,000 कैंसिल आ गया, इस साल कितने ही खर्चा आप लोगों ने आपकी फैमिली में हो सकता है करा हो ऐसा कि लास्ट ईयर नहीं कर पाए, इस साल उससे ज्यादा कर लिए। लास्ट ईयर पापा को कहा पापा घूमने चलेंगे, यहाँ चलेंगे वहां चलेंगे, नहीं गए, इस बार पापा ने लास्ट ईयर की कसर पूरी कर दी, 3 दिन जाते इस बार 6 दिन चले गए, क्या दिक्कत आई, ये है कहानी। ये 10 का लॉजिक समझ में आ गया क्या, ये 10 का लॉजिक ये वाला किसी को भी नहीं पता, इवन हो सकता है रेगुलर में भी नहीं होगा, अपने भी नहीं होगा, ये मैंने कहा थोड़ा सा इसको और डीप ले चलो आप कि क्यों ये 10 हुआ, डन है यहां तक ये। इसके बाद देखो ये हो गया, पढ़ के देखना ना क्या लिखा है। पहले कह रहे हो वॉलंटरी ऑफर लाना है, और वॉलंटरी ऑफर के दौरान कोई दूसरे तरीके का ऑफर भी लिया है, तो फिर मतलब क्या हुआ, फिर वो वॉलंटरी कैसे हुआ, वॉलंटरी का मतलब ही क्या है कि वॉलंटरी ही होगा, उस दौरान कोई दूसरा ऑफर नहीं होगा। अच्छा वॉलंटरी ऑफर के बाद कितने टाइम तक दूसरा ऑफर नहीं लाना, महीने पड़े थे आपने इसके, 6 महीने, बट 6 महीने में अगर वापस कुछ लाना है तो क्या ला सकते हो, आप वॉलंटरी ऑफर भी ला सकते हो वापस, आप समझो मेरी बात, आज मैं वॉलंटरी ऑफर लाया, हाँ लाया, अब 6 महीने तक नहीं लाना, लेकिन 6 महीने में लाना है तो वापस से वॉलंटरी ही ला सकते। फिर याद करना एक बात, मैंने कहा था जब बार बार साला 6 महीने में 10 10 10 करके ले ही रहे हो, तो सोचा एक साथ ही 26 ले आओ। अब ये तो आपको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा ना कि मान लो इस बार 10 ले रहा हूँ फिर मैं ले सकता हूँ, वो मिनिमम 10 है, आप 26 ले लो ना एक साथ, क्या दिक्कत है, आप 51 ले लो एक साथ, इतना मत ले लेना कि 75 एक्सीड हो जाए, क्योंकि दोनों जगह ऑब्लिगेशन बेटा मिनिमम 10 या मिनिमम 26 है, ये मैक्सिमम नहीं है, ये मैक्सिमम नहीं है, चेक कर लो आराम से। ये लिखा 6 महीने, लेकिन 6 महीने में क्या ला सकते हो, विलफुल डिफॉल्टर वाली बात याद है क्या, हम बात कर रहे हैं कॉम्पिटिंग ऑफर की, कॉम्पिटिंग ऑफर कौन ला सकता है, विलफुल डिफॉल्टर या फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, बात समझ में आ रही है, ये ध्यान में रखना, अगर ओपन ऑफर वॉलंटरी ऑफर ला रहे हो तो फ्यूजिटिव विलफुल डिफॉल्टर ना हो, लेकिन अगर आप विलफुल डिफॉल्टर हो तो आप क्या ला सकते हो। अच्छा विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या होगा, तो पैसे तो है ना, लेकिन समझ में आ रही बात, बट फिर भी मैं तो एक चीज, मैंने कहा पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ हमारा 20 मिनट अभी, लेकिन सर पैसे तो है ना, मैंने कहा लेकिन पैसे तो, मैंने कहा एक सिंपल सी बात, मैं बोल रहा हूँ मुझे इससे 10,000 रुपये लेने हैं, इसकी जेब में है लेकिन ये मुझे दे नहीं रहा, और उसी दौरान वो 10,000 रुपये लेके ये इसकी कंपनी के शेयर लेने जा रहा है, तो मैं उसको लेने दूंगा क्या वो, या पहले मेरे 10,000 लूंगा, कि प्रायर लाइबिलिटी तो मेरी है ना,
बट ये लॉजिक मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। हाँ बेटा, कॉम्पिटिंग ऑफर पहले तो ध्यान रखना हमेशा रेट से ऊपर आता है, और आप विलफुल डिफॉल्टर लोगों के पैसे नहीं दे। विलफुल डिफॉल्टर मतलब आपको टैग मिल गया है कि आप विलफुल डिफॉल्टर हो। क्या पता अगर आप वो डिफॉल्ट सही भी कर देते तो सर्टेन टाइम तक ये टैग आपके माथे रहता ही रहता है। तो केवल एक लॉजिक है ये कि विलफुल डिफॉल्टर है तो कॉम्पिटिंग ऑफर ला सकता है कॉम्पीट करने के लिए, बट दिमाग लगाओ कॉम्पिटिंग ऑफर में पैसा ज्यादा लगेगा, पैसा कम नहीं लगेगा। अगर मैं कह रहा हूँ मैं 100 रुपए पर शेयर दूंगा तो कॉम्पीट करने के लिए आप 100 का ऑफर थोड़ी दोगे, आप 100 से ज्यादा का दोगे, और जब 100 से ज्यादा का दोगे तो उतना पैसा भी होना चाहिए। अब इतना पैसा है लेकिन आप विलफुल डिफॉल्टर भी हो। तो विलफुल डिफॉल्टर का मतलब होता है आरबीआई आपको शॉर्टलिस्ट कर देता है, अपनी लिस्ट में आपका नाम डाल देता है विलफुल डिफॉल्टर के अंदर। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एज अ सीए मान लेता हूँ मेरा सीओपी सस्पेंड हो गया 6 महीने के लिए, साल भर के लिए। आज साल भर पूरा हो गया, तो क्या साल भर के बाद मैं काम नहीं कर सकता? करूंगा ना। बट करने से पहले आपके दिमाग में क्या रहेगा? यार इसका साले का सीओपी सस्पेंड हुआ था, ये सेंस है हार्डली, और कुछ नहीं। बट फ्यूजिटिव वाले तो वैसे भी नहीं ला सकते, वो है ही कहाँ इंडिया में। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर मतलब जो इंडिया में ही नहीं है, जो इंडिया में पैसा खा के इंडिया के बाहर भाग गए, तो उनके लिए तो सारे ही रास्ते बंद है। उम्मीद है वॉलेंट्री ओपन ऑफर अच्छे से याद आ गया, चेक कर लो आराम से, कुछ भी पूछना होगा। बेटा ऑनलाइन भी किसी को डाउट हो, कोई डाउट लिखना हो तो चैट पे लिख दो, माइक ऑन कर लो। ये टेबल याद आ रही हो? इसमें मेन बात केवल ये है, एक सवाल पूछूंगा आपसे, इस पे है तो नहीं, वैसे पूछ लेता हूँ। ये जो आप ला रहे हो ना ऑफर, ये आप शेयर्स के लिए ला रहे हो? ध्यान से पढ़ो आप। अब ये जरूरी थोड़ी 26% शेयर ले रहे हो तो 26% वोटिंग भी मिली रही है। हमने शेयर्स की लिमिट बताई है आपको, ये मिनिमम साइज शैल बी 26% ऑफ द टोटल शेयर्स ऑफ द टारगेट कंपनी। इसमें मैं वोटिंग का नहीं बोल रहा, बस शेयर्स आप इतने ले लो, शेयर्स आप इतने ले लो कि यहाँ पे शेयर लिखा हुआ नहीं। हाँ, शेयर ये भी हो सकते हैं, डीवीआर भी हो सकते हैं, नॉर्मल एसआर इक्विटी जनरली नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? एसआर इक्विटी आपने बोल तो दिया। आपको याद हो एसआर इक्विटी छोटे प्रमोटर ग्रुप वालों को देते हैं, 5 साल के अंदर वो ऑटोमेटिकली नॉर्मल इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और 5 साल के दौरान अगर वो किसी और को ट्रांसफर भी कर देते हैं, तो एक बात याद करना, मैंने एक एग्जांपल लेके कुछ ऐसे समझा, मैं तो एसआर दे रहा था, आपके हाथ में जाते ही वो ऑर्डिनरी हो गए। तो एसआर इक्विटी अगर आप किसी को ट्रांसफर भी कर दोगे तो उसके हाथ में जाते ही वो ऑर्डिनरी इक्विटी बन जाएगी, तो वो तो वैसे भी नहीं होगा, उसका मतलब ही नहीं है। डन है ये? अब ये सब वही है, ये वही है प्रोसेस एट अ ग्लांस, ये आप रीड कर लो। ये ऊपर जो अपन ने पूरी पंचायतियां करी है, इन सबसे रिलेटेड डिस्क्लोजर कितने कितने दिन में देने हैं। अब आप मेन रेगुलेशन पे आओ एक बार, ये रहा। एक मिनट बस। हाँ रेगुलेशन 10 क्या कह रही है? ऑटोमेटिक एग्जामेशन मतलब, इन पॉइंट्स में आ जाओ आप। तो इन पॉइंट्स में आने का मतलब ये है आप ऑटोमेटिकली एग्जामेटेड हो। आपको कुछ नहीं करना, आप तो इन पॉइंट्स में फॉलो होना। अगर आपको कोई ओपन ऑफर, कोई पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं लाना। अब क्या क्या पॉइंट्स है नीचे ध्यान से पढ़ो, यहीं से ना, ये रहा। हाँ, पहले तो ये हेडिंग ध्यान से समझो क्या है। इंटर से मतलब इन लोगों ने आपस में कुछ शेयर ट्रांसफर करे, और ये क्वालिफाइंग पर्सन है। क्वालिफाइंग पर्सन मतलब ये लोग अगर आपस में कर रहे हैं ना, केवल ये लोग, अगर आप लाइन फिर अपडेट कर लो, ये लोग नहीं, अगर केवल ये लोग आपस में शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं ना, तो इनके बीच में करा हुआ ट्रांसफर ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्टेड है। पहला क्या है मतलब, मैंने मेरे शेयर वाइफ को ट्रांसफर कर दिए, वाइफ ने शेयर मुझे कर दिया, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाले एम्बिट पे तो हम वैसे भी थे। अब बात समझो मेरी, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वाले एम्बिट पे तो हम वैसे भी थे। मेरे को मेरे और मेरे वाइफ के पास मिला के 23% शेयर है, मैंने मेरे शेयर सारे वाइफ को ट्रांसफर कर दिए, तो मेरे वाइफ के पास 23 हो गए। तो आपस में हम दोनों एक दूसरे के लिए यहाँ पे क्या मान लिए गए? क्वालिफाइंग पर्सन। और आपस में करा हुआ ट्रांसफर हमने यहाँ क्या कर दिया? एग्जाम। और सबसे बड़ा रीजन एक ये भी है, आप ये भी बता सकते हो किसने शेयर किसको ट्रांसफर करे, तो ये ट्रैक करना भी आसान है। सेकंड क्या है? क्या मतलब हुआ?
कैसे लोग जिनको शेयर होल्डिंग पैटर्न में टारगेट कंपनी ने दिखाया है कि हमारे प्रमोटर हैं पिछले 3 सालों में, 3 साल से पहले हो तो हर पॉइंट को उल्टा भी देखते हुए चलो, पिछले 3 साल में थे तो क्वालिफाइंग है। अगर पिछले 3 साल में उससे पहले वाला हो और लास्ट 3 साल में नहीं हो, मान लो आप यहां से पिछले 5वां साल जो था ना, लास्ट 5वां साल उसमें तो थे, आखिरी 3 साल में नहीं थे हमारे लिए। हाँ, वहां क्वालिफाइंग नहीं होंगे, और जब क्वालिफाइंग नहीं होंगे और वो अगर ट्रांसफर करेंगे तो ओपन ऑफर भी आएगा। आप कौन हो, आप कौन हो, आप प्रमोटर ग्रुप या इनके रूप में शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमने दिखा रखा है आपको, और जब दिखा रखा है हमने आपको इस तरीके से, और ये लोग अगर आपस में ट्रांसफर करते हैं एग्जेम्प्टेड है, बट ये पिछले 3 साल में होने चाहिए। अगर पिछले 3 साल में नहीं है, उससे कभी पहले थे, तो ये क्वालिफाइंग पर्सन नहीं होंगे। तीसरा पढ़ो। अच्छा, ये भी पढ़ लेना, इट इज नेसेसरी दैट प्रमोटर शुड हैव बीन शोन एज सच पिछले कम से कम 3 सालों में। नीचे वाला पढ़ो, थर्ड वाला ध्यान से। ये एग्जांपल लिए थे अपन ने रेगुलर क्लास पे, तो पूरे डिटेल डिस्कशन चला था। ये आपको याद आना चाहिए क्योंकि आपकी किताबों में लिखा हुआ है ये। एक काम करो ना, दिमाग ना लगाते हुए बताते रहो जो जो कह रहे। हाँ बोलो। एक कंपनी है, कौन सी? मान लेते हैं एक कंपनी है ए, उसकी सब्सिडियरी, सब्सिडियरी मान लो बी, फिर किसकी? ए की होल्डिंग कंपनी कौन है? सी की भी सब्सिडियरी, डी, एक 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 ऐसे मिक्स एंड मैच मत कर। हाँ बोलो, कौन? वापस बोलो लास्ट। हाँ, उसके पास कितने? इसकी किसकी? एक कॉमन बात बताओ क्या है इसमें, इन सब में एक दूसरे की सब्सिडीज चल रही है और सब में 50-50 चल ही रहा है। मेरा आखिरी क्वेश्चन क्या है, एक बार लास्ट टाइम ध्यान से पढ़ के बताओ, किसने फिर किसको ट्रांसफर करा तो वो एग्जाम्प्ट है? इन सब जनों ने कंपनी उसकी होल्डिंग, वो मैसेज आया लिखा हुआ कंपनी उसकी होल्डिंग, उस होल्डिंग की सब्सिडियरी, उस कंपनी की सब्सिडियरी, या फिर ऐसा जो उस कंपनी में 50% या मोर होल्ड करता है, या वो पर्सन किसी और में भी 50% या मोर होल्ड करता है। बात समझ में आ रही है? ये क्रॉस कनेक्शन थे सारे, तो ये लोग अगर आपस में शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं टारगेट कंपनी के, ये सब कुछ एग्जेम्प्टेड है। इसमें एक मेन बात सीखने वाली ये थी, इसमें इंडिया वाले भी शामिल है, इंडिया के बाहर वाले भी शामिल है, और ये बहुत डिटेल में अपन ने पूरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है किताब के अंदर। वापस पूरा लिखवाऊं क्या वो एग्जाम्पल? लिखा हुआ है सबके पास, ऑनलाइन भी होगा मेरे हिसाब से सबके पास ही। इसके बाद वाला क्या है? पिछले कम से कम 3 सालों से मैं आपको एज अ पीएससी दिखा रहा हूँ मतलब, बट ऑब्वियसली बात है आपके मेरे बीच में कोई फॉर्मल एग्रीमेंट होगा तो ही दिखा है। इनफॉर्मल वालों का मैं दिखाऊंगा नहीं, अपन ने ऊपर पढ़ा था फॉर्मल इनफॉर्मल अंडरस्टैंडिंग एग्रीमेंट सब कुछ हो सकता है। तो क्रक्स यहाँ पे क्या निकला, पिछले 3 सालों से एज अ पीएसी, कम से कम पिछले 3 सालों से एज अ पीएसी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ और सब जगह डिस्क्लोज भी कर रहा हूँ, और जब कर रहा हूँ और आपस में इन लोगों ने शेयर ट्रांसफर करे, ये सब कुछ एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद वाला लास्ट, क्या मतलब हुआ? कुछ याद आ रही हो बात?
टारगेट कंपनी के जो शेयर होल्डर है वही पीएसी है। टारगेट कंपनी के जो शेयर होल्डर है वही पीएसी है। कम से कम पिछले 3 सालों से हम उनको दिखा भी रहे हैं। और साथ ही साथ उनकी जो होल्डिंग है, कुछ रेशो था अगर याद हो, कोई रेशो याद करके बताना क्या था। 4:3:1 कुछ एग्जाम्पल लिया था अपन ने। और ये लोगों ने जो एक कंपनी बना रखी है ना, उस कंपनी में भी इसी रेशो में ये लोग होल्ड करते हैं। फिर समझो मेरी बात, आप टारगेट कंपनी के शेयर होल्डर हो और आप ही हमारे पीएससी हो, और आपको पिछले 3 सालों से हम दिखा भी रहे हैं। और इन लोगों ने जिस रेशो में शेयर होल्ड करे हुए ना, जिस रेशो में, उस ही रेशो में इन्होंने कंपनी भी सेटअप करी हुई है, उसी रेशो में शेयर ये लोग वहां पे भी होल्ड करते हैं। मान लो 4:3:1 था, तो इन्होंने जो कंपनी सेटअप करी है उसमें भी इनका रेशो कितना है। तो ऐसे लोग अगर इन कंपनीज में शेयर ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सब कुछ एग्जेम्प्टेड है। ये पर्सन कॉमन है, रेशो कॉमन है, और कहानी सेम है। फिर सुन लो, पीएसी हो पिछले 3 सालों से दिखा भी रहा हूँ, इन लोगों ने अपनी भी एक कंपनी सेटअप करी हुई। तो जिस प्रपोर्शन में ये लोग शेयर होल्ड कर रहे थे, उसी प्रपोर्शन में इनकी कंपनी, जो इनकी खुद की कंपनी है, उस कंपनी में भी उसी प्रपोर्शन में शेयर है। तो हम कह रहे हैं ये सब कुछ एग्जेम्प्टेड है। और इसमें मेन बात ये है, प्रपोर्शन सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं हुआ ना, तो एग्जेम्प्ट नहीं होगा। यहां तक चेक कर लो एक बार। वापस कहो। ये कुछ याद आ रहे हो सिंपल? ये तो वो ट्रांसफर्स है जो आपने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करे। नाम नाम याद करो। सेफ्टी नेट, आईसीडीआर 2009, ये पहले ही चलता था। ये 18 में तो था ही नहीं, इसको कट भी कर दो तो बड़ी बात नहीं। मर्चेंट बैंकर रजिस्टर्ड विद सेबी एज अ स्टेबलाइजिंग एजेंट, तो इस पे आप याद कर लो, स्टेबलाइजिंग एजेंट, रजिस्टर्ड मार्केट मेकर, स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। लास्ट मेन है इन्वोकेशन ऑफ प्लेज। मैंने जितने शेयर कंपनी में लिए, मैं नहीं लेता अगर ये प्लेज मुझे इन्वोक नहीं करनी पड़ती। प्लेज इन्वोक करना मतलब सामने वाले ने पैसे दिए नहीं, उसके पैसे नहीं देने की वजह से ये शेयर मुझे लेने पड़ गए। हमने प्लेज नहीं करी, हमने प्लेज को इन्वोक करा है, और इन्वोक करा है इसलिए हुआ। और ये सारे काम आपने ऑर्डिनरी कोर्स में, पैसा लेने देना था तो वहां आपने शेयर गिरवी रख ली, मर्चेंट बैंकर इन सबको दिए जाते हैं, इन सबके साथ आपने कोई ना कोई अग्रीमेंट भी करा होगा। और जब अग्रीमेंट करा है, इनके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में करा है, इनका काम ही ये है। हम कह रहे हैं ये सब कुछ एग्जाम्प्ट है। यहाँ पे चेक कर लो आराम से। आप ध्यान से पढ़ना, बैंक को शेयर देना एग्जाम नहीं है, वो बैंक जिसको कैसे अपॉइंट किया है। अब आपको ये बात याद आनी चाहिए, एस्क्रो अकाउंट में ये जरूरी नहीं है कि पैसा डले, शेयर्स भी डल सकते हैं। आप शेयर डलवा दो, आप पैसा डलवा दो, सारे ऑप्शन थे। तो आपने पैसा ना डलवा के क्या डलवा दिए, शेयर्स। तो आपके शेयर बैंक में नहीं है, आपके शेयर एस्क्रो अकाउंट के अंदर है, और वो एस्क्रो अकाउंट बैंक के पास खुला हुआ है। चेक कर लो आराम से। इसके बाद वाला देखो। देख यार, मैंने तुम्हारी कंपनी में स्टेक लिया, अपन ने एक अग्रीमेंट करा है कि आप जब भी डिसइन्वेस्टमेंट करोगे ना, आप वो मुझे ही दोगे यार, आप वो मुझे ही दोगे। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? व्हेन यू आर सेलिंग योर स्टेक, तो मैं बोल रहा हूँ चलो मैं आपकी कंपनी में इतना स्टेक ले रहा हूँ, बट विद अ कंडीशन, अग्रीमेंट में पॉइंट डाल दो। बंद कर दे, पेन बंद कर दे एक बार। मैं आपकी कंपनी में स्टेक ले रहा हूँ एक कंडीशन के साथ कि आप फ्यूचर में कभी भी डिसइन्वेस्टमेंट करोगे ना, आप किसी बाहर वाले को नहीं दोगे, आप पहले स्टेक मुझे दोगे। या जब आपकी कंपनी में ले रहा हूँ, आपकी कंपनी में कंट्रोल में ले रहा हूँ, और आप अपना डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो किसी बाहर वाले को नहीं कर सकते। आपको किसको करना पड़ेगा? मुझे ही करना पड़ेगा। लाइन फिर से देख लो। Acquirer who has made a public announcement of an open offer for acquiring share pursuant to an agreement of disinvestment as contemplated in। तो जब इनिशियली हमने कोई एग्रीमेंट करा था, हमने वहां ये पॉइंट डाल दिया था कि जब भी आप कभी डिसइन्वेस्टमेंट प्लान करोगे, आप डिसइन्वेस्टमेंट कभी बाहर वालों को नहीं करोगे, आप सीधे मुझे ही करोगे। नीचे पढ़ो। मैं नहीं ले रहा, किसी स्कीम के तहत देना पड़ गया। देखो प्रैक्टिकली ये चलता नहीं, ये चलता नहीं। इसके बाद ये वाला ध्यान से पढ़ो। मर्जर, अमलगमेशन, डीमर्जर किसी कोर्ट या ट्रिब्यूनल, चाहे इंडिया में हुआ हो या फॉरेन में हुआ हो, कुछ याद हो, अगर आपने मर्जर अमलगमेशन करा तो सेक्शन 230 कहता है, वो अपने आप में एक पूरा कोड है।
और जब उसके तहत स्कीम हमने बनाई, स्कीम एनसीएलटी कोर्ट ने अप्रूव भी करी, तो जब वहां पे वो वाले प्रोविजन एप्लीकेबल हो रहे, वो शेयर मैंने ले नहीं रहा था, स्कीम के चलते मुझे लेने पड़ गए। और जब लिए, स्कीम फाइल हुई, ट्रिब्यूनल ने हाँ कहा, अब चाहे इंडिया में हुआ, इंडिया के बाहर हुआ, इंडिया या इंडिया के बाहर मतलब चाहे मर्जर है या क्रॉस बॉर्डर मर्जर है। क्रॉस बॉर्डर मतलब एक इंडियन कंपनी एक बाहर वाली कंपनी, अगर ऐसा भी है तो सब स्कीम के तहत हुआ है, हमने नहीं करा, स्कीम के तहत हुआ है और स्कीम फाइल भी हुई है। इसके बाद याद करो ये क्या था, सब्जेक्ट टू क्या लिखा है, लेकिन ये ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें डायरेक्टली टारगेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं है, एज अ ट्रांसफर कंपनी और एज अ ट्रांसफर कंपनी और रिकंस्ट्रक्शन नॉट इन्वॉल्विंग टारगेट कंपनी अंडरटेकिंग इंक्लूडिंग मर्जर अमलगमेशन। मतलब ये जो अरेंजमेंट हुआ ना, ये कोर्ट के ऑर्डर की वजह से, और जिसमें टेक्निकली सीधे टारगेट कंपनी इन्वॉल्व नहीं है। मतलब आप ऐसी कंपनी को ले रहे हो जिसके हाथ में टारगेट कंपनी का कंट्रोल है, यहाँ पे डायरेक्टली आप टारगेट कंपनी नहीं ले रहे, आप ऐसी कंपनी को ले रहे हो जो उसको संभाल रही है। लेकिन दो कंडीशंस है यहाँ पे, पहली क्या है, जो भी पैसे का लेन देन होगा ना वो 25% से कम होगा। और दूसरी बात, ये स्कीम जब भी लागू होगी तो जिनके पास पहले स्टेक था ना कंट्रोलिंग, कम से कम 33% कंबाइंड एंटिटी में भी स्टेक उन्हीं का रहेगा। आप समझे नहीं बात, पहले स्टेक तुम लोगों के हाथ में था, मैं कह रहा हूँ अब कंट्रोल हमारे हाथ में आ गया, इसमें कंडीशन डाल देते हैं 33% स्टेक तो अभी भी तुम्हारा ही रहेगा। मैं तुम्हें नहीं ले रहा टारगेट कंपनी को, मैं वाया चैनल तुम्हें ले रहा हूँ, बट वहां पे दो कंडीशन डाल दी, कैश या कैश कंपोनेंट लेस देन 25, और जो पुराने वाले कंट्रोलिंग लोग थे और जो नए में आएंगे वो कम से कम 33% सेम होंगे। डन है यहां तक। डी ए, डी ए मतलब किसके तहत हुआ है, और इसके बाद ये सरफेजी के तहत हुआ है, एक्विजिशन परसुएंट टू द स्कीम ऑफ डीलिस्टिंग के तहत हुआ है, ट्रांसमिशन सक्सेशन इनहेरिटेंस, भैया किसी के कोई गए और जाते जाते दे गए, तो वो दे गए इसलिए मुझे मिला, मैंने नहीं लिया, मैंने नहीं मांगा, वो दे गए इसलिए मिला। सक्सेशन इनहेरिटेंस में मिली हुई चीज जो आपके नाम पे ट्रांसफर हो रही है वो एग्जेम्प्टेड है यहाँ पे। क्योंकि एक चीज बताओ, आप ओपन ऑफर लाओगे तो लाओगे किसके लिए, बात समझ में आ रही है। एक्विजिशन ऑफ वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर कैरिंग वोटिंग राइट अराइजिंग आउट ऑफ, ये वाला केस क्या है, हाँ क्या केस है ये, क्या प्रेफरेंस वालों को वोटिंग मिलती है क्या, अगर पिछले 2 सालों से उनको डिविडेंड ना मिला हो, और नहीं तो मीटिंग में कुछ ऐसा हो रहा है जिनसे उनके राइट इफेक्ट हो रहे हैं, तो हमें हमारे पास तो वोटिंग थी नहीं, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मुझे मिल गई। डन है ये चीज, ये पढ़ो। आपने कोई डेट रीस्ट्रक्चरिंग करी और डेट को किस में कन्वर्ट कर लिया, इक्विटी में, और स्कीम प्रॉपर्ली फाइल्ड हुई है, आरबीआई रेगुलेशंस के तहत ये सब काम हुआ है। ये पढ़ो ध्यान से। क्या चीज है ये, कंपनी लॉ में एक सेक्शन आता है 106, वो कहता है रेस्ट्रिक्शन ऑन वोटिंग राइट। आप सबके पास वोटिंग थी, इन 3 जनों की मैंने रेस्ट्रिक्ट कर दी, आपने कोई ड्यू पे नहीं करा था, केवल ड्यू पे नहीं करने की वजह से इनका रेस्ट्रिक्ट करा, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा बढ़, 10 में से मान लो मुझे 6 जने फेवर में चाहिए थे, 4 का रेस्ट्रिक्ट हो गया, तो अब 6 में से कितने चाहिए, 4। समझ रहे हो मेरी बात क्या है, पहले 10 में से कितने चाहिए थे, 6, 4 का रेस्ट्रिक्ट हो गया, अब 6 में से कितने चाहिए, तो ऑटोमेटिकली जिन 4 का हटा, बाकियों का परसेंटेज ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और नहीं तो दूसरा क्या है, फोर फीचर, तुम्हारे शेयर फोरफीट हुए तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा कंपोनेंट लेस हो गया, और मेरा कंपोनेंट बिना कुछ करे ही बढ़ गया, मेरा कंपोनेंट बिना कुछ करे ही बढ़ गया। 2A, ये क्या है, बताओ क्या है इस पर,
सुपीरियर वोटिंग राइट है, लिमिट से एक्सीड हो रहे थे, बट हमें पता है कि सुपीरियर वोटिंग राइट आज नहीं तो कल, मतलब ऑलमोस्ट 5 सालों में ऑर्डिनरी में तो कन्वर्ट होते ही होते हैं, और जब वो ऑर्डिनरी में कन्वर्ट होते ही होते हैं तो ये सब कुछ एग्जेम्प्टेड है। इसके बाद क्योंकि आप गाइडलाइंस के तहत लाए हो आईसीडीआर, और लास्ट क्या लिखा है, केवल कीवर्ड्स पहचानो, केवल कीवर्ड्स पहचानो, सीधे सीधे सवाल उठ के आता है। आपको केवल ये चेक करना है वो रेगुलेशन 10 में एग्जाम था, 10(1) में एग्जाम था, 1 के कौन से क्लॉज में एग्जाम था, 2A में एग्जाम था। आपको सीधे जब आप सवाल पढ़ोगे ना, इनमें से एक ना एक वर्ड आपको उस केस स्टडी में अपने आप दिखाई दे जाएगा। अभी तो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, उसमें भी ये वर्ड्स के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। 10(3) क्या है, 3 हो गया 4, पढ़ो क्या लिखा है, राइट इशू के तहत मिला है, तो राइट इशू में ये राइट वैसे भी तुम्हें दिया नहीं है, तुमने अर्न करा है। तुम पहले पैसा लगा के बैठे हो, उस वजह से तुम्हें राइट इशू का राइट मिला है। तो ये राइट तुम ले नहीं रहे, तुम पैसा लगा के अर्न करके आए हो। सेकंड क्या है, बियॉन्ड इज एक्विजिशन, बियॉन्ड इज एंटाइटलमेंट, मतलब मेरे पास 100 शेयर लेने का राइट था, मैंने 50 ही लिए, 50 तेरे को दे दिए लेने के लिए, 50 का राइट मेरा था, 50 इसको दे दिए लेने के लिए। तो ये अपने ले चुका था, अब वो राइट टू रिनाउंस था, ये रिनाउंस वाला केस हो गया। अच्छा, रिनाउंस को रोका जा सकता है क्या, कैसे, आर्टिकल में रेस्ट्रिक्शन डाल दो कि भैया लेना है तो आपको लेना है, वरना आप किसी और को रिनाउंस नहीं करोगे। ये वैसा ही है, ऊपर वाला आप चेक कर लो, बाय बैक, ये पढ़ो डी वाला, एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज करना मतलब acquisition of shares in a target company by any person in exchange for shares of another target company tendered pursuant to an open offer for acquiring shares। हाँ, देख तेरे को उसके शेयर चाहिए थे, मेरे को इसके शेयर चाहिए थे, नहीं समझे, ये अलग है थोड़ा, ये अलग है थोड़ा। अब ये भी आप ध्यान से पढ़ोगे, सारी स्कीम रेगुलेशन के तहत काम हुआ, एक्सचेंज हुआ, मतलब आप बात समझो, मेरे पास कंपनी ए के शेयर है, आपको ए के चाहिए थे, मेरे पास ए के, मुझे कंपनी सी के चाहिए थे, आपके पास सी के थे। एक काम करते, पोजीशन स्वैप कर लेते, स्वैप कर लो, ये यहाँ बैठा हुआ है, ये यहाँ बैठी हुई है, मैंने पोजीशन स्वैप कर लो। क्या है, जो सामने बैठता है उसको ज़्यादा ज्ञान मिलता है क्या, नहीं, पर सीट सीट का फर्क था, आपने पोजीशन स्वैप कर ली। अब ये भी हुआ है ना, तो अग्रीमेंट तहत, रेगुलेशन एंड सबके तहत हुआ है, इसलिए एग्जेम्प्टेड है। आपने 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 एक बार हेडिंग पूरी स्टार्टिंग से देखोगे ना, ये एक्विजिशन भी एग्जेम्प्टेड है ओपन ऑफर से, ये हम नहीं कर रहे हैं एग्जेम्प्ट, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ये लिखा हुआ है इसके अंदर। लेकिन आप एक बात बताओ, जब ये एक्सचेंज वाला पॉइंट होगा ना, तो यहाँ पे डिस्क्लोजर्स ज्यादा आएंगे, कितने शेयर क्या थे, किस रेट पे थे, सामने वाली कंपनी के कितने शेयर क्या रेट पे आपको कैसे मिले। अच्छा उल्टा चलो आप, मैं मेरे शेयर बेच के पैसा निकालता, फिर मैं आपसे आपके शेयर ले लेता, आप वो अपने शेयर बेच के पैसा लेते और फिर मुझसे मेरे शेयर खरीदते, इससे अच्छा एक्सचेंज ही कर लो ना आप, इससे अच्छा एक्सचेंज कर लो आप, मेरे से पैसे लेके आप ये लेने जाते, बात समझ में। तो इससे अच्छा अपन पोजीशन स्वैप कर लेते ना, मुझे वो चीज चाहिए जो आपके पास पड़ी है, आपके पास वो चीज मुझे चाहिए, एक काम कर दोनों एक्सचेंज कर लेते। अभी सुनने में जैसा अपन को आसान है ना, एक्सचेंज कर लेते, एक्सचेंज, ये ऐसे नहीं होता एक्सचेंज, इसमें हजार तरीके के डिस्क्लोजर जाएंगे, कितने शेयर, क्या क्वांटिटी, कंपनी कब लिए थे, कैसे हुआ, सब कुछ बताना पड़ेगा यहाँ पे, उसके बाद होगा ये, ऐसे नहीं होगा ये। यहाँ तक डन है। लास्ट क्या है, acquisition of shares in a target company from a state level financial institution or their subsidiary or companies promoted by them by promoters of the target company pursuant to an agreement between such transferor and promoter। क्या मतलब हुआ, किसी स्टेट लेवल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब किसी फाइनेंशियल कंपनी के पास आपके शेयर पड़े हुए थे, हमने उनसे वो शेयर वापस ले लिए, आप समझे नहीं मेरी बात,
सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने कोई शेयर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दिए थे और उनसे पैसा रेज किया था, ऐसा उन्हें बायबैक नहीं कहते, मैंने वापस उनसे ले लिए, बट इसे बायबैक का नाम नहीं दे रहा, जैसे बायबैक का नाम नहीं दे रहा। मान लेता हूँ प्लेज पे दिए थे, उन्होंने प्लेज इन्वोक कर ली, शेयर उनके नाम पे हो गए, जैसे वीआई में भी हुआ गवर्नमेंट वाला काम, मैंने गवर्नमेंट से उनका स्टेक वापस ले लिया, तो इसका बायबैक नहीं कहोगे लेने को, बायबैक में तो फिर बायबैक की सारी रेगुलेशन सब कुछ लगाना पड़ेगा। आज अभी गवर्नमेंट का 10 रुपए पे लगाया हुआ शेयर अभी तकरीबन 14 रुपए का हो गया, मार्केट में रूमर्स आ रहे हैं अभी कि गवर्नमेंट हो सकता है 14 रुपए पे अपना स्टेक किसी और को सेल आउट कर ले, तो अगर वो स्टेक सेल आउट करते हैं तो वो फिर ये वाला पॉइंट है, ये मान लो वीआई खरीद ले, वो चाहे वो गवर्नमेंट से खरीद सकती है, क्या कह के खरीद सकती है, भैया आपका 16,000 समथिंग अमाउंट बनता था, ये रहा आपका पैसा और स्टेक हमें, हमारा गवर्नमेंट को कंट्रोल से मतलब नहीं है, वोटिंग से मतलब, उनको पैसा चाहिए अपना, तो आज अगर वीआई अपना पैसा उनको वापस पे कर दे तो वो स्टेक वापस से उन्हीं को ट्रांसफर कर देंगे, तो उसमें दिक्कत क्या आ रही है, मैंने ही दिया था और मैंने ही वापस ले लिया, उस टाइम पैसे के लिए लिया था, आज पैसे दे के वापस ले लिए। और लास्ट क्या है, एक सिंपल बात बोलूं, जब वेंचर कैपिटलिस्ट किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं ना, तो उनके बैक ऑफ द माइंड पहले उनका एक एग्जिट रूट होना चाहिए। एग्जिट रूट मतलब शार्क टैंक इंडिया देखा है कभी, शार्क्स कभी ये कहते हैं हम पैसा लगा तो देंगे बट हमें कंपनी में हमारा कोई एग्जिट रूट नहीं दिख रहा कि हम अपना पैसा प्रॉफिट के साथ निकाल के बाहर कैसे आएंगे, तो ये वो कहानी, एक्विजिशन ऑफ शेयर्स इन अ टारगेट कंपनी फ्रॉम अ वेंचर कैपिटल फंड, फ्रॉम मतलब वो तो वेंचर कैपिटल फंड के पास शेयर पड़े थे, जिन्होंने स्टार्टअप जब चालू हुआ था तब पैसा लगाया था, आज उनका पैसा बन रहा है, वो अपना स्टेक बेच के जाना चाह रहे हैं, और वेंचर कैपिटलिस्ट के साथ जब अग्रीमेंट होता है उसमें ये सब बातें लिखी हुई होती है कि कितने टाइम तक उनका पैसा ब्लॉक है, कितने टाइम के बाद वो पैसा अपना निकाल सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ होता है, यहां तक चेक करो क्या दिक्कत आई है। रेगुलेशन 11 तो सिंपल है, जाओ जाके सेबी को सेटिस्फाई करो, जाओ जाके सेबी को सेटिस्फाई करो कि भैया एग्जेम्पशन देना ही ज़्यादा बेहतर है, एग्जेम्पशन देना बेहतर है, मतलब अभी जो पोजीशन है हम तो नहीं चाह रहे ये करना, हमें करना पड़ेगा, जैसे वीआई वाला केस, वीआई ने सीधे 33% स्टेक ले लिया उस पर, सीधे 33% स्टेक, तो 33% स्टेक भी एग्जेम्प्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने डिस्क्लोजर दिया है इस बात का, हमें कोई कंट्रोल नहीं चाहिए, हमें मैनेजमेंट राइट नहीं चाहिए, हम ले रहे हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। अब आप कहोगे ना 33 ले रहा हूं तो आप सीधे मेरे पे ट्रिगर ऑफर और ये सब लगा दोगे, अरे वो नहीं लगाना, क्योंकि हमारा वो इंटेंशन ही नहीं, कॉमन ऑब्जेक्ट एक माइंडसेट होना चाहिए कंपनी को टेक ओवर करने का, गवर्नमेंट राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कह रही है हमारी कोई इंटेंशन नहीं है वीआई चलाने में, तो फिर जब हमें चलाना ही नहीं है वीआई, जब हमें कंट्रोल चाहिए ही नहीं, तो जबरदस्ती हमसे ओपन ऑफर क्यों दिलवा रहे, और ये वो ओपन ऑफर वाला केस भी नहीं है, वो तो लोन था, लोन को हमने डेट को हमने इक्विटी में कन्वर्ट कर लिया, तो हमें इस चीज से क्या कर दो, एग्जाम, ये वाला क्वेश्चन करो एक बार, हाँ ये वाला क्वेश्चन चेक करो, या रेगुलेशन 10 में एग्जाम में क्वेश्चन आया, जरूरी नहीं है क्लॉज को लर्न करके जाना है, बेटा रेगुलेशन 10 अगर आप समझ के गए हो ना, तो पहली चीज तो आपको देखते ये तो समझ में आ जाएगा रेगुलेशन 10 का है। अब रेगुलेशन 10 मैं कहूंगा अंदर आप कभी क्लॉज उसका सब क्लॉज ना लिखो, आप कॉमन ऊपर लिख दे रेगुलेशन 10, पॉइंट्स को याद करो ना करो, अगर आप समझ के भी गए हो और क्वेश्चन दिखा तो अटेम्प्ट तो आप कर लोगे, और याद कर सको तो 2-3 ही पॉइंट टेढ़े हैं, बाकी वो सारे आसान थे, वो जो परसेंटेज वाले थे 4-3-1, एक वो A B C D, यही थोड़े से टेढ़े थे, उनकी याद करनी है, बाकी सब सीधे सीधे लिखे हुए। बेटा ये वाले क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं ना, तो पहले तो जनरली आपसे ये पूछा जाता है कि ट्रिगर पॉइंट हिट हुआ नहीं हुआ, और उसके बाद फिर वो पूछते हैं क्या ये रेगुलेशन मतलब जो हम यहाँ काम कर रहे हैं क्या ये होगा या ये एग्जेम्प्टेड है, ट्रिगर तो हुआ बट क्यों एग्जाम्प्ट होगा, क्योंकि इमीडिएट रिलेटिव के बीच में हो रहा है, हम नीचे एक बार इसका आंसर पढ़ो, द सेट ऑफ फैक्ट्स एज डिस्क्लोज्ड इन द क्वेश्चन कंटेन 3 ट्रांजैक्शन, फर्स्ट पहला क्या है, conversion of convertible warrant into equity, secondly transfer of share off market from Mr. Z to Mrs. Y, and thirdly transfer of share through off market transaction Y to X. Regarding the first transaction, the trigger and open offer, if any, has to be considered at the time of conversion of warrant into equity, as the same would depend on the shareholding pattern of the promoter group at the time of conversion of warrant in equity share. क्या ये इन्हीं के बीच में हो रहा है क्या? Regarding the second and the third transaction, considering Z, Y, X
are immediate relative, thus they would be considered as PAC. They would be considered as PAC. And therefore क्या लिखा है आगे? और लास्ट क्या लिखा है? हाउएवर द ट्रांजैक्शन बिटवीन द इमीडिएट रिलेटिव, ट्रांजैक्शन हुआ किन के बीच में? इमीडिएट रिलेटिव के बीच में. देयरफॉर वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द ऑब्लिगेशन ऑफ मेकिंग एन ओपन ऑफर सब्जेक्ट टू द कंप्लायंस विद द कंडीशन. रेगुलेशन 10. अभी नंबर बता दिया आपको सारे रेगुलेशन के. क्या नहीं समझ में आया बताओ इस क्वेश्चन में? अभी जितना बेटा अभी आसान नहीं लग रहा आपको करना कि हुआ देखते ही सॉल्व हो गया? ये वहां नहीं होगा ऐसा, वहां नहीं होगा ऐसा. एक दो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस और है, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं. एक मिनट शेयर करता हूँ रुको क्वेश्चन. चलो बाकी फिर इसके टेक ओवर के आप सारे स्कैनर के क्वेश्चन कर लो. एडिशनल क्वेश्चन जो सेंड करने हैं वो मैं भी कर दूंगा. बाकी कल अपन एक लास्ट एक आईसीडीआर वाला चैप्टर है उसको भी पूरा रिकॉल करवा दूंगा कल मैं आपके. बाकी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में. चलो थैंक यू.